तो वर्मा जी को हमने केस दिया था वो, और उस पर काम चल रहा था। तो अचानक से क्या होता है, बैंक वाले इस मतलब निर्णय पर पहुंचे कि गाड़ी को उठा लिया जाए। रिकवरी वाले गाड़ी को उठा कर ले गए, और उस पर जो कार्रवाई थी वो हमारे साथी ने थोड़ी अधूरी कर रखी थी। जो कार्रवाई करने का जो काम था ना, ये अच्छा लगा क्या वो कार्रवाई जो साथी को जो काम दिया गया था, जिस तरह के उसको लगाने के लिए बोला था, उसने वो अधूरी की हुई थी। फिर भी अधूरी कार्रवाई के बावजूद भी जब केस फिर आया कि गाड़ी उठाकर ले गए, तो हमने दोबारा से एफआईआर फिर कोर्ट में केस डाल के और फिर एसपी को एफआईआर दे करके, और जब उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो अभी जो एसएचओ है जिसको लेकर, जिस पुलिस अधिकारी को लेकर के बैंक गया था गाड़ी उठाने के लिए, उस पुलिस अधिकारी को सम्मन कर लिया गया है। प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ते, बैंक का और लोन का मामला है, हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी मर्जी है। रिकवरी वाले बोल रहे हैं कि 3 किस्तें जमा करा के गाड़ी ले जाओ। हमारा साथी कह रहा है, हम कह रहे हैं 3 किस्तें छोड़ो, जैसे उठाकर लेकर गए थे वैसे ही घर पर छोड़ कर आओगे, और देखना तुम ऐसे ही छोड़ कर आओगे। तो वो गाड़ी अभी वापस आ जाएगी कल परसों में, और वो अपने आप छोड़कर जाएंगे बिना उसके, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जितना तुमने हमको दिया था उतने से ज़्यादा हम तुमको दे चुके हैं। कारण क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि हम तुम्हारा सारा ऋण चुकता करने को तैयार हैं। तुम जो पैसा हमको दिया, हमने सोचा कि तुमने हमसे सही रुपये में लेन देन किया, हमने तो ये सोचकर लेन देन किया था। अभी हमको पता चला है कि वर्मा जी ने ऐसा काम किया हुआ है, इनके पास दस्तावेज है, उनसे पता चला कि तुमने तो हमारे साथ फ्रॉड किया है। समझे ना भाई, जितना सोना तुम्हारे 4 लाख रुपए में आता है, उतना ही सोना हमारे 100 रुपए में आता है। क्योंकि हमारा जो सोना है, हमारा जो रुपया है, उसकी तो वैल्यू वो होगी ना जो कानून कहता है। तो कानून के हिसाब से जो हमारा रुपया है, उसकी कीमत 100 रुपए में उतना ही सोना ले सकते हैं जितना सोना तुम्हारा 4 लाख रुपए में, तुम्हारे कागज के टुकड़े 4 लाख में खरीदते हैं। तो अब उनको जवाब देने को मिलता नहीं है, क्योंकि कानून है ही नहीं इससे कम का, डिवेल्युएशन का कोई कानून ही नहीं है। जिसने भी इस रुपए की वैल्यू को खत्म किया है उसको आजीवन कारावास होना तय है। लेकिन ये होगा तब जब देश के लोग खड़े होंगे अपने अधिकार मांगने के लिए। इसीलिए हम शुरू में क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में से ही कोई भी साथी, कोई भी, आप अपने रिश्तेदारी में, जानकारी में ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसके बाकी रास्ते बंद हो चुके हैं। जमीन नीलाम होने वाली है, फैक्ट्री नीलाम होने वाली है, हमको दीजिए केस, मृत्युंजय भाई से बात कीजिए। कुछ नहीं करना, आकर पूरी बात नहीं समझानी, कुछ नहीं समझाना, आपने सिर्फ लोन अकाउंट की स्टेटमेंट, लोन अकाउंट होता है ना, जो लोन का अकाउंट होता है, उस लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और बैंक का नोटिस, आखिरी नोटिस, उसकी सिर्फ पीडीएफ भेजनी है, सिर्फ 2 कागज भेजने, और कुछ नहीं करना आपने। बाकी सब कुछ हमारी टीम करेगी। पैसे भी नहीं देने हैं, मतलब उस लोन के कहीं पर भी। जो वकील वगैरह का जो काम होगा, जो ड्राफ्टिंग का, वो थोड़ा मोटा वो बता दिया जाएगा। वो भी अगर कोई किसान ऐसा है जिसकी जमीन है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के नाम पर अगर कोई ऐसा केस है, कोई 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया था और उसने बैंक ने उसको 4 लाख 5 लाख बना दिया है, ऐसा भी कोई केस अगर आपके पास आता है, तो उस गरीब आदमी से कोई पैसा नहीं लेना है। हमारा वकील भी नहीं लेगा उससे हमने बोला है कि गरीब आदमी का पैसा नहीं लेना है, ठीक है ना। कोई ऐसा है 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का है, तो वो जो ड्राफ्टिंग का थोड़ा बहुत पैसा लगता है, सिर्फ वो लेंगे शुरू में। बाद में जब तुम जीत जाओगे तो फिर जो ये संगठन काम कर रहा है, जो मृत्युंजय भाई कर रहे हैं, ये इतना सारा तपस्या कर रहे हैं जो आप लोगों को जगाने के लिए, फिर इस संगठन को आप जो मर्जी देना चाहें, मतलब देवेंद्र बलहारा और घनश्याम वर्मा को कोई पैसा नहीं चाहिए। आप संगठन बढ़ाइए, लोगों को जगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पैसे का तो ये किया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग मस्ती में भी करना चाहते हो तो बैंक से लोन लेके मस्ती में करके देख लीजिए। भाई लोन ले लिया, वो पड़ा, वो निकलवा लिया, और निकलवाने के बाद बैंक को हमको बोला कि सर हमने निकलवा लिया है 10 लाख रुपया, और अब जो है अब बताओ कैसे करना है। तो आप हमको वो कागज भेजिए, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट। अभी कल हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया, हमारी टीम का एक साथी था, हम जब बात कर रहे थे, उसने कल एक गाड़ी ले लिया। वो बोलता है मैंने गाड़ी ले लिया लोन पे, अब क्या करना है। मैंने कहा कोई किस्त नहीं देनी है,
तुम्हारी गाड़ी का लोन कितना है, 5 लाख रुपए का है ना, तो 125 रुपए का हम लोग चेक काट के उनको दे देंगे कि इतना बनता है तुम्हारा, तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया। इसके बाद तुम मांगोगे तो FIR कराएंगे कि हमारे बैंक से जो अकाउंट में पैसा पड़ा है उसमें से 125 रुपया वैध रुपया निकाल लो, वैध लीगल रुपया, तुम्हारा इलीगल रुपये में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। उसके बाद एक बात होती है कि बैंक वाले जैसे अब इनके साथ होता है ना, वर्मा जी के साथ होता है, तो वर्मा जी कभी बैंक मैनेजर से मिलने चले जाते हैं तो बैंक मैनेजर उनको बोलता है, वर्मा जी देखो खाओ पियो मौज करो, जो चाहिए बताओ, आपके लिए आएगा लेकिन लोन नहीं मिलेगा आपको, हमको मालूम है ये लोन तुम चुकता तो करोगे पर उस वाले तरीके से हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए आप लोगों के पास एक मौका है समाज के साथ जुड़ने का, क्योंकि आज 99% से ज्यादा लोग कर्जे में हैं इस वक्त। आप जो भी देखोगे वो कर्जे में मिलेगा, खास तौर पर जो गरीब किसान है उसके घर में मतलब खाने के लाले पड़ गए और इन्होंने पूरा समाज बर्बाद कर दिया। इसको बचाने का आप काम ये कर सकते हो, लोगों से जुड़ने का एक बहाना है आपके पास कि आओ हम तुम्हारी मदद करते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको पूरे संगठन को पता चल जाएगा। वो वापस आएगा। ये अगर आप लोग इकट्ठे हो गए, हमारा टारगेट क्या है मैं आपको बताता हूं, 1 लाख लोग पूरे भारत से समझ गए, समझे हुए, भीड़ नहीं, भीड़ तो हम आज ही इकट्ठी कर देंगे 1 लाख लोगों की, भीड़ नहीं, समझे हुए 1 लाख लोग। जिस दिन हमने समझा दिया 1 लाख लोगों तक हम पहुंच गए, उस दिन हम ऐलान कर देंगे कि जो पैसा तुमको फालतू दे रखा है ना वो वापस करो। और ये वापस करने में इतना बनता है कि ये यहां रह नहीं सकते, इनको भागना ही पड़ेगा। और इनको ये मालूम है, अभी एक बार हेनरी किसिंगर बोला करता था, उसने ये कहा था, इकोनॉमिक हिटमैन के नाम की उसकी किताब है, उसने एक बार ये कहा था रॉथस्चाइल्ड को कि भैया जी, और ये पूरा दस्तावेजों में है, उन्होंने कहा था कि अगर देश की जनता को रुपया कैसे छपता है इसके बारे में जानकारी पड़ गई ना तो तुम्हारे सिर पे बाल नहीं मिलेंगे, लोग बाग तुम्हारे को जान से मार देंगे। उसने ये बोली हुई बात है। उसी दिन पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी और तुम्हारे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा। जो तुम ये बीमारियों के नाम पे, जो तुम ये पैसे के नाम पर, बैंकिंग के नाम पर, लोन के नाम पर और सत्ताओं को काबू करके जो करते हो टेलीविजन और मीडिया के जरिए, तो ये बात वो पहले बोल चुके हैं। इसलिए क्या है, आप देखिए, इतिहास में देखिए, जो बैंक पूरी दुनिया को घर बनाने के लिए, फैक्ट्री खरीदने के लिए, गाड़ी लेने के लिए लोन दे रहा है, उस किसी भी एक बैंक के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसी जगह पे पिछले 30 सालों से 40 सालों से किराया दे रहा है, अपना नहीं खरीदा उसने, बैंक के नाम नहीं खरीदा। वो बैंक जिसका है वो मालिक वहां से सोना इकट्ठा करवा के वहां पे अपनी प्रॉपर्टियां, आइलैंड वो खरीदते हैं, यहां पर नहीं खरीदेंगे। आपका स्टेट बैंक है, कितना बड़ा बैंक है, एक भी मकान, एक कमरा नहीं है उसका अपना। यह फ्रॉड नहीं है क्या? इसका ये इरादा नहीं है, इसका मतलब तो पहले से प्लानिंग है इनकी भागने की, और ये भगने वाले हैं। निर्मला सीतारमण का बयान आ चुका है, क्या SBI को छोड़कर सारे बैंक प्राइवेट होंगे, यह तो आपने पढ़ा होगा ना, और SBI भी होगा गारंटीड। तो अगर किसान का 99%, अगर जो जमीन है 99% किसानों की अगर जमीन बैंकों के पास पड़ी हुई है और बैंकों में वो अदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके खर्चे को महंगा किया जा रहा है, कमाई को कम किया जा रहा है, तो किसान तो एक टाइम पे ऐसा पोजीशन में आ ही जाएगा कि वो कोई पैसा चुकता ना कर पाए। और हमने ये क्वेश्चन भी पूछा है, और ये इकोनॉमिक्स अगर लोग पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट अगर हैं, तो उनको मालूम भी है, अगर उनसे पूछा जाए असली रुपया जो सर्कुलेशन में है और हवा का रुपया जो ब्याज का रुपया होता है, ब्याज का रुपया तो होता नहीं ना। अब मैंने आपको 100 रुपया दिया, मैंने कहा 110 वापस लेना है, मार्केट में तो 100 ही रुपया है, आप 110 कैसे दे सकते हो? फिर आप किसी और से लोगे, पहले वाला या कोई और जमीन का या कोई नया पैसा आया उसमें से। तो जो आज के टाइम भारत की इकोनॉमी है उसकी हालत यह है, 100 रुपए में से 10 रुपये असली हैं मार्केट सर्कुलेशन में और 90 रुपये केवल हवा के हैं। जो फाइनेंस का काम करते हैं, डेली फाइनेंस, गरीब आदमी को फाइनेंस देते हैं महीने का, उनको पता है ना, लाख रुपया जेब में होता है, 10 लाख की कुंडी घुमा रहे होते हैं। तो मार्केट में अगर 90% पैसा है ही नहीं है तो 90% किसानों की जमीन इसका मतलब नीलाम होने वाली है। क्यों जी? जब वो पे ही नहीं कर, जब वो पैसा है ही नहीं है मार्केट में, तो उसका मतलब वो पे नहीं कर पाएंगे।
तो जब वो पे नहीं कर पाएंगे तो जमीन नीलाम होगी, नीलाम होकर वो किसकी हो जाएगी? किसकी होगी? बैंकों की, सरकार की नहीं। बैंक सरकारी नहीं है, प्राइवेट हो गए, बैंक की। और बैंक किसका है? अडानी का। अडानी के पैसे कहां लगे हुए हैं? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट कहां पर है? वॉल स्ट्रीट, लंदन। और लंदन चलाता कहां है वॉल स्ट्रीट को? वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो बैंकों का मालिक है, जो यूनाइटेड नेशंस को पैसा देता है, जो वर्ल्ड बैंक को पैसा देता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को पैसा देता है, वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम संभालता है। इसका मतलब वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो 1947 से पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में आया था, अंग्रेजों को भेज करके, वही कंपनी अब दोबारा से इंडिया को फिर से गुलाम करने आ रही है। और ना केवल इंडिया को, पूरी दुनिया में जहां जहां इस बीमारी का प्रोपेगेंडा पिछले 3 साल से चला, उस हर देश को दोबारा अंग्रेज काबू करने वाले हैं। बोला जाता था ना, कहा जाता था ना कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता। इसका मतलब पूरी दुनिया पर वो लोग बराबर रेल उसी वक्त सेम टाइम पर पूरी दुनिया पर काबू कर रहे थे। ये उसका जवाब है जब गांव वाले पूछते हैं, अरे सिर्फ इंडिया में थोड़ी है, तो पूरी दुनिया में हो रहा है, महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है, बंदी तो पूरी दुनिया में हो रही है, तो भारत का? ये पूरी दुनिया का ही खेल है, अंतरराष्ट्रीय ही षड्यंत्र है। उनको जमीनें चाहिए। अभी उड़ीसा में सोने की खदान मिली है, वो खदान चाहिए ना। वो सोना अगर यहां से भेजना है, अगर यहां से कुछ और मोटा सामान, धातु अगर भेजनी है, तो बड़े बड़े रोड और बड़ी बड़ी रेलवे चाहिए ना। अंग्रेजों ने रेलवे यहां पर बनाई। रेलवे की जरूरत क्या है बताइए? क्या जरूरत है? अगर मेरे गांव में मेरे खाने लायक पैदावार हो रही है, मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल मिल रहा है, मेरे बच्चे को पढ़ने के बाद रोजगार के अवसर गांव में ही मिल रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए सब कुछ अगर गांव में और आसपास के 10 किलोमीटर में मिल रहा है, जहां वो साइकिल से जा सकता है या जहां वो बैलगाड़ी से जा सकता है, तो मुझे रेल की जरूरत कहां है? मुझे सड़क की जरूरत कहां है? लेकिन इन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाई कि गांव से लोग शहरों में जाने के लिए मजबूर हो जाएं। ना आपके बच्चों को पढ़ने के लिए गांव में कुछ मिले, ना नौकरी मिले, ना रोजगार मिले। अरे जो एक कंपनी पूरे देश को खाने को दे रही है, उस कंपनी का अगर मैं इस बरगढ़ की अगर जगह का बात बताऊं, बरगढ़ में जो रिलायंस का स्टोर है, उस स्टोर को संभालने के लिए रिलायंस अपने पुत्र को भेजता है क्या? वो यही बरगढ़ का बच्चा तो है, यही का तो बच्चा है ना। वहां पे काम करने वाले बरगढ़ के, यहाँ पे उस स्टोर को संभालने वाले बरगढ़ के, उसको मैनेज करने वाले बरगढ़ के, सब कुछ बरगढ़ का आदमी कर रहा है। तो बरगढ़ के आदमी को क्यों नहीं मिल रहा है वो रोजगार? और जब आप गांव में रहते हो, आपको खाने के लिए, अगर आपको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए जो आइटम चाहिए, वो आप बड़ी कंपनी से खरीद रहे हो, तो सारा प्रॉफिट जो है विदेश जा रहा है। अगर वही उतना ही पैसा आपके गांव में रह जाएगा, तो आपका गांव कभी गरीब नहीं होगा। लेकिन आप अपने नहू की कमाई सारी की सारी इन कंपनियों की झोली में डालते हो। चाहे टॉयलेट में भी यही काम हो रहा है, बाथरूम में भी यही काम हो रहा है, रसोई में भी यही काम हो रहा है, आपके ड्राइंग रूम में भी यही काम हो रहा है, आपके मोटरसाइकिल बाहर ट्रैवलिंग में भी कंपनियों को, हर चीज कंपनियों को, मोबाइल है, रिचार्ज है, सब कुछ कंपनियों को। गांव को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे, देश को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे। मींस ये पूरा का पूरा षड्यंत्र इतने सालों तक एक ही चीज पर गया कि जो आत्मनिर्भर हम लोग, हमारे गांव होते थे, हमारी रियासतें होती थी, हमको स्टेट बना करके फिर पूरा देश बना करके इन लोगों ने लूटा। इन लोगों ने एक देश बनाया और अब ये प्लान कर रहे हैं कि उड़ीसा के लोग भी वही वेशभूषा पहने। देखो सारे के सारे दिल्ली के जैसे पहने बैठे हैं। ये वेशभूषा नहीं है ना आपकी, उड़ीसा का तो ये नहीं है पहना हुआ, हमारे हरियाणा का ये नहीं है जो मैंने पहना हुआ है, ये नहीं है। धोती है नीचे पहना होता है, चलो कुर्ता पजामा भी होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते थे कि हम लोग अपना स्थानीय उस कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ते होते थे। अब वो हमारे पास गर्व करने लायक कुछ बचा नहीं। इन्होंने ऐसे हालात बना दिए, हमारे बच्चों को भी ऐसा मंदबुद्धि बना दिया कि वो भी पूरा दिन मोबाइल में, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, OTT पे लगे रहते हैं और सब बर्बाद होते जा रहा है। पढ़ाई हमारी ऐसी कर दी कि रट्टे मारी जाओ, रट्टे मारी जाओ, रट्टे मारी जाओ, पेपर दो, पेपर दे करके सिलेक्शन कितने का होना है? 0.1% से ऊपर सिलेक्शन नहीं होना। मतलब हमारे बच्चों का 99.9% फेलियर कंपलसरी है, गारंटी है, मतलब गारंटी फेलियर है। यानी आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद तय है, किसान की जिंदगी बर्बाद तय है।
दुकानदार की जिंदगी बर्बाद तय है, क्योंकि दुकानदार जो चीज 1000 रुपए में नहीं दे सकता उसको ऑनलाइन 800 रुपए में दे पा रही है बड़ी कंपनी, क्योंकि बड़ी कंपनी का तो 20,000 करोड़ रुपया माफ हो जाता है, क्या नहीं? बड़ी कंपनी का 20,000 माफ हो गया तो वो तो हर चीज पर 100 रुपए 200 रुपए आपको दे सकती है ना डिस्काउंट। तो आप 3 चीजें खरीदोगे, देखोगे दुकान पर तो ये 1000 की मिलती है, ऑनलाइन 800 की, दुकान पर ये 15,000 की मिलती है, और मोबाइल पे देखो 14,000 की, 1,000 का फायदा हो रहा है। उल्टा घर में देके जाएंगे, डिलीवरी घर पे होएगी, चाहे वॉशिंग मशीन चाहे दूसरी आइटम। तो फिर आप 3-4 बार अगर आपने कंपेयर कर लिया, उसके बाद जीवन में आप कभी कंपेयर नहीं करोगे, आपको आदत पड़ जाएगी ऑनलाइन खरीदने की, आप मान लोगे कि ऑनलाइन सस्ती ही मिलती है। फिर कभी कभार ऑनलाइन में कबाड़ा भी आ जाएगा आपके घर पे, मोबाइल की जगह ईंट भी आ जाएगी कई जगह। मेरा मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका दुकानदार भी धीरे धीरे बर्बाद होना तय है ना? किसान अपने बैल नहीं रख पाएगा, आप अपना पानी नहीं रख पाओगे। आपको मालूम है ना, पानी के लिए नया कानून बन रहा है, पानी के लिए नया कानून बन रहा है कि जिसके घर में समर्सिबल है या मोटर है वो व्यक्ति आपको महीने का 10,000 रुपया देना पड़ेगा। शहर में जिसका मकान है 100 गज के मकान पर उसको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स। तो 300 गज का मकान है तो 3 लाख रुपया हो गया साल का, आपको देना ही पड़ेगा। आप अपने घर में किराएदार बनकर रहोगे। 300 गज के मकान का 3 लाख का मतलब कितना हो गया? लगभग 24,000 रुपया महीना है क्या नहीं? 20-22 हजार रुपया महीना मतलब किराए पर ही है। अच्छा, पानी आपके पास कभी भी अभी आने वाले टाइम में पानी का बिल आने लग जाए, शहर में तो आता ही है पानी का बिल, मतलब कंपनियों को धीरे धीरे कंपनियों को दे दी जाएगी। बिजली भी कंपनी को चला गया, बैंक भी कंपनी को चला गया, पानी भी कंपनी को चला गया, पेट्रोल भी कंपनियों को चला गया, डीजल सीएनजी भी कंपनी को चला गया। आपके जीने के लिए जितनी चीजें चाहिए सब कंपनी को चला गया, और कंपनियां उन्हीं की हैं, कंपनियों के प्रिंसिपल इन्वेस्टर वही हैं। अभी अडानी को औकात याद दिलाई ना, 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करके उसको बताया कि फालतू चूं चपड़ मत कर, हमारा बनाया हुआ है तो चुपचाप जो बोला जाए वो कर। कोयले की खदान उनकी, सोने की खदान उनकी, अभी यूरेनियम मिला है कश्मीर के अंदर। जब धारा 370 हटाई थी तो मैं पहला आदमी था जिसने सबसे पहले एक लाइन लिखी थी, ये ट्रायल है, पूरे भारत में लॉकडाउन का ट्रायल है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी कह रहे हैं हीट की वजह से। अभी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला है, तमिलनाडु की है ना वो, ना उसकी पश्चिमी बंगाल की, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने बोला है कि गर्मी की वजह से 1 हफ्ता स्कूल बंद रहेंगे। उड़ीसा में भी यही चल रहा है, दिल्ली में भी यही चल रहा है, हरियाणा में भी यही करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब सब जगह गेम प्लान, पूरा योजनाबद्ध। किसी शहर को प्रदूषित दिखाना है, आपके चौक के ऊपर एलईडी लगा दिया गया है, ऊपर से रसायन छिड़कते हैं, उस शहर का हवा पानी खराब हो जाता है। आपको दिखता है ना वो जहाज में ऊपर वो लाइनें पीछे पूरा का पूरा कर देते हैं, फिर बादल आ जाते हैं, फिर बाद में किसी गांव में ऐसी बीमारी आती है कि खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। हाँ, मैं वही बता रहा हूं, मैं उसको इसी एंगल से बता रहा हूं कि जो ऊपर से आपको जो केमिकल डाला जा रहा है, जो आपने किसी ने मान लो इनका इंजेक्शन नहीं लिया, इनके केमिकल आप बॉडी में ठुकवाने से मना कर गए, मान लो आप जागृत थे अगर, तो अब ये कह रहे हैं कि तुमको सब्जी में डाल कर देंगे, सब्जी के बीजों में डाल कर देंगे। फिर वो सब्जी भी कह रहा है हम तो अपनी उगाएंगे, तो फिर कह रहा है अच्छा ऐसी बात करोगे तो फिर चलो ऊपर से आसमान से फेंकेंगे केमिकल। उसमें लेड है, उसमें बेरियम है, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको, उसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, वो बाद में आपको जहाँ जहाँ फसलों के ऊपर गिरती चली जाएगी, जहाँ जहाँ आदमियों की स्किन पे गिरती चली जाएगी, वो स्किन धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती रहेगी। एनिमल्स के ऊपर भी गिरेगी वो जो बाहर ओपन में है, आदमी के ऊपर भी गिरेगी, फसलों के ऊपर भी गिरेगी। वो फसल कटकर बाजार में जाएगी, बाजार से कटकर हमारे घर में आएगी, ब्रेड बन के, पैकेट का खाना बन के, कुछ भी बनकर आएगा। वो आएगा तो हमारी बॉडी में जाएगा, वो उनको चाहिए, और उसके बाद आप परमानेंट बीमार हो जाओगे। अब इसको वो लोग कैम्पट्रेल बोलते हैं, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये केमिकल नहीं है, ये तो वैसे है, ये तो हार्प टेक्नोलॉजी, ये तो हम वेदर के लिए कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल बारिश के लिए कर रहे हैं। हमको क्या बताएंगे कि बारिश के लिए कर, बारिश भी केमिकल की ही होगी ना।
हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है ना आपको, HAARP, हार्प। इसको आप पढ़ेंगे अगर डिटेल में, आज के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है साइंटिफिकली, और आज से नहीं, 60 के दशक से पहले से, 1945 के बाद से ये मतलब अपनी मर्जी से जहां ये चाहे वहां बाढ़ ला सकते हैं, जहां चाहे सूखा, जहां चाहे भूकंप, जहां चाहे सुनामी, ये वेदर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये साइंटिफिक डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, अखबारों में कई बार छप चुका है। लेकिन ये बताते कैसे हैं? सऊदी अरबिया में बारिश, ज्यादा गर्मी से बचने के लिए कृत्रिम बारिश करवाई गई। ठीक है जी, अगर बारिश किसी चीज को करवाया जा सकता है तो उसको रोका भी तो जा सकता है। अगर सऊदी अरब में करवाई जा सकती है तो बिहार में भी तो करवाई जा सकती है भाई, जहां पे करवाई जाए, एक जगह करवाई जा सकती है तो कहीं भी करवाई जाए, क्योंकि कंपनियां तो उन्हीं की है, सरकारें तो उन्हीं की है ना। अब सरकार को कौन करता है? अब नवीन पटनायक जो गेम खेल रहा है, मैंने अभी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के ऊपर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी आपके इधर। अब बीजेडी का जो मुख्यमंत्री है उसका फोटो लगा हुआ है, साथ में एक ड्रोन है, ड्रोन का फोटो लगा है, और नीचे एक डब्बा है, वो डब्बे से डिलीवर कर रहा है घर पे सामान आपका, है ना। तो ये कुरियर कंपनियों वाले कहां जाएंगे? बेरोजगार हो गए समझो। ड्रोन किसका है? उन्हीं कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का। भारत ने तो नहीं बनाया ना ड्रोन। उसमें जो लिथियम यूज हो रहा है वो भारत से निकला है, उसमें जो बाकी के मटेरियल यूज हो रहे हैं वो भारत से निकले हैं, लेकिन फायदा कंपनी को मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी कंपनी को मिलेगी। लेकिन वो आपको सिर्फ सामान डिलीवर कर सकता है क्या? उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो आपके घर की निगरानी नहीं कर सकता क्या? जब वो इतना बड़ा ड्रोन बना सकते हैं तो वो एक मक्खी जैसा ड्रोन बना चुके हैं पहले से ही, मक्खी जैसा ड्रोन, ड्रैगन फ्लाई जैसा। तो आपके घर की निगरानी करने के लिए उनको एक ड्रैगन फ्लाई आपके घर के बाहर ही तो छोड़नी है, आपके कमरे में घुसकर आपकी पूरी जानकारी नहीं ले सकते क्या वो? इसीलिए एविएशन के रूल्स बदले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं, मतलब हम लोग सुबह से लेकर रात तक, हमको लगता है हम जैसे लोगों को तो कहते हैं ये तो पागल ही लगे पड़े हैं। सर, पिछली बार देखा गया कि केरल में बहुत सारी जगह यहाँ पर स्प्रे हुए, केमिकल स्प्रे के बाद बारिश हो गई। बारिश के बाद देखा गया है कि यहाँ धान का जो बाली होता है वो सूखा पड़ रहा है, दूसरा जो महुआ होता है वो भी गिरने बंद हो गए, और आसपास जो संतरा का जो सप्लाई था वो 80 रुपया था, अभी वो 160 रुपया 150 रुपया हो गया है। तो सप्लायर बोल रहा है कि अभी संतरा आने का सीजन है, लेकिन इस बार संतरा मैंने नहीं आ रहे, हाँ, बंद हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट है। जब वो आपको बीमार कर सकते हैं तो फसलों को बीमार नहीं कर सकते क्या? तो क्यों करना? कंट्रोल करना है। क्यों का एक जवाब है, एक लाइन में अगर आपको चाहिए तो कंट्रोल। और कंट्रोल किसका कंट्रोल? टोटल कंट्रोल। अब टोटल कंट्रोल के लिए आपको बर्बाद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब बंदर को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको पहले 3 दिन 4 दिन भूखा रखा जाता है, मदारी उसको भूखा रखता है पहले, फिर उसको ये बताता है कि तुम ये काम करोगे तो तुमको रोटी मिलेगा, ये करोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। अगर तू इधर जाएगा तो उसको डंडी पड़ती है, इधर जिधर बोला जाए उधर जाता है तो फिर एक टुकड़ा मिलता है, और उससे फिर वो समझ जाता है कि मालिक जिधर बोल रहा है उधर जाना चाहिए मेरे को। फूड स्केर्सिटी आ रही है, भूखमरी आ रही है इस देश के अंदर, मालूम है आपको? सरकारों का ऑफिशियल बयान है, ऑफिशियल। अभी कल परसों का अखबार में तो छपा भी था, अगर आपने देखा हो तो, अगर आपने गौर किया हो तो। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जब आपके पास जमीन नहीं बचेगी, आपका मकान लोन पर है, आपकी गाड़ी लोन पर है, आपका पेट्रोल डीजल इन्होंने बैन कर दिया है, अब आपके पास आप फसल नहीं उगा सकते बिना इनके बीज के, आपके पास अगर अनाज नहीं है खाने के लिए, तो उसके बाद आप वही करोगे ना जो ये कहेंगे। और ये क्या कहेंगे मालूम है? यहां से जमीन छोड़ो, शहर में आओ, तुम्हारे लिए बड़े बड़े कबूतर खाने तैयार कर रहे हैं हम, बड़े बड़ी मंजिलें, 20-20 मंजिला मकान तैयार हो रहे हैं शहरों के बाहर, उन्हीं लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं। ये जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है, ये जितना 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये जितना जियो टैगिंग हो रही है, जो आधार कार्ड के साथ आपका सब कुछ जोड़ा जा रहा है, ये उसी का हिस्सा है। आधार कार्ड जोड़ रहे हैं पूरी फैमिली का एक नेटवर्क में, इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है,
पूरी फैमिली का एक जगह जोड़ दिया। और क्या क्या जोड़ दिया? पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, आपके गाड़ी का आरसी, आपका मकान के कागज, आपके खेत के कागज, प्रॉपर्टी जितनी है सारी की सारी, आपका बैंक का अकाउंट, आपका आईटीआर, आपका पैन नंबर, और कोई कागज रह गया तो वो भी लॉग उसमें, डीएल वीएल जो जितने, पूरे फैमिली का सब कुछ उसके अंदर जोड़ दिया। ठीक है। अभी पहले इन्होंने एक ट्रायल किया था आपको कंट्रोल करने के लिए कि घर से बाहर निकलोगे तो लठ लगेंगे, बिना मुंह ढके निकले तो लठ लगेंगे, जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब पहले तो बाहर ही नहीं निकलना, निकलना है तो मुंह ढककर निकलना है, जबान बंद करके निकलना है। ठीक है। उसके बाद अगर नहीं निकले, अगर तुमने मुंह खोला तो तुमको फाइन लगेगा। तीसरा नंबर पे, अगर बाहर निकलना है, अगर खाना खाना है, अगर रोटी कमानी है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, पेपर देने हैं, रेलवे में बैठना है, बस में बैठना है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा 2 इंजेक्शन लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं। ऐसा ही बोला ना, बिना सर्टिफिकेट वाले को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला कि ना। आपको कंट्रोल किया टोटली, पूरी तरह से। मतलब आपका एक एक बिहेवियर आप वैसे कर रहे थे। आज सरकार का कोई नया फैसला आया क्या? आज नया आया क्या? और ये कब से हुआ? नोटबंदी से। नोटबंदी किया सबसे पहले। नोटबंदी में 1 साल में 400 से ज्यादा अमेंडमेंट किए नियमों में, रोज नया नियम आता था, आदमी कंफ्यूज टोटली। फिर आया जीएसटी। आप में से जितने दुकानदार हैं, रोज नया नियम जीएसटी का आता था पहले साल, मालूम है ना आप लोगों को, डेली। और फिर ये बीमारी आई, इसमें भी रोज नया नियम आता था। मतलब आपका सारा फोकस रिसर्च पर ना जाए, असलियत पर ना जाए, और आप मीडिया में 24 घंटे नजरें गड़ा के रखोगे आज क्या डेवलपमेंट हुई है, आज क्या आदेश आया है नया, और आप वो सारे आदेश चुपचाप मानते चले गए। जिन लोगों ने माना कि ये गलत कर रहे हैं, उन लोगों ने भी अपना शरीर सौंप दिया, उन लोगों ने अपना जमीर सौंप दिया। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत लड़ने की हिम्मत करी, उन लोगों ने थोड़ी तकलीफ सही, तो आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और अब जिनने करवाया, उनके में से 50% से करीब लोगों को सिर में दर्द, शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द हैं, पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, नपुंसकता, बांझपन, एलर्जी, आंखों की रोशनी, और पता नहीं क्या क्या चालू हो गया है। और नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा। जिसके शरीर में दिखना शुरू नहीं हुआ, उसके ब्लड में दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? ये क्या था? ये टेस्टिंग थी कि आपको सिर्फ एक आदेश देकर के कंट्रोल किया जा सकता है। आप सच्चाई को मानते हो या ना मानते हो, क्योंकि ये बात उन्होंने भी मानी जिन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगवाना है। उन्होंने भी सर्टिफिकेट तो बनवाया ना, फर्जी सर्टिफिकेट बनाया बहुत लोगों ने, है ना। वो कौन था? जिसको मालूम था सरकार गलत कर रही है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था मैं अकेला हूं, तो चलो सर्टिफिकेट बनवा लेता हूं। इसका मतलब हम लोग बीच का रास्ता ढूंढने चल पड़े, गलत का विरोध करना नहीं सीखा, और ये सरकारों ने जाना। अब डिपेंड करता है कि जब हमें सारी चीज़ों का पता चल जाए, क्या हम लड़ेंगे? क्योंकि आने वाले वक्त में अब ये ओपन आपको फरमान जारी नहीं करेंगे। अभी क्या हुआ, आपका जब सबका, पूरे गांव का डेटा जब इनके पास चला जाएगा, आधार कार्ड के साथ जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद अब ये अगली बार आपको क्या बोलेंगे? आप जाओगे सचिवालय में अपना कोई रजिस्ट्री वगैरह करवाने के लिए, तो आपका क्या नाम है? अब विश्वजीत जी हैं मिश्र हैं, बैंक एम्प्लॉय, ठीक, बहुत बढ़िया। अब विश्वजीत जी जाएंगे अपना कोई प्रॉपर्टी का, जब रिटायर होंगे तो खूब सारे पैसे मिलेंगे इनको, तो वो पैसे को प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएंगे, तो रजिस्ट्री करवाना है। वो बोलेंगे जी रजिस्ट्री नहीं होगी आपकी। बोले क्यों? आपने तीसरा नहीं लगवाया अब तक। बोलेंगे फिर मैं तो नहीं लगवाऊंगा, अब तो मेरे को पता चल गया कि गड़बड़ कर रखे तुमने। बोले जी फिर ये नहीं होगा। अच्छा, फिर आप कहीं से जुगाड़ करके सर्टिफिकेट बनवा लाओगे, क्योंकि आपको पता है कि गड़बड़ हो रही है। आपने सर्टिफिकेट बनवाया, आपने जाके सर्टिफिकेट दिखाया, बोला जी आपकी घरवाली ने भी नहीं लगाया है, क्योंकि सारा का सारा एक ही जगह जुड़ा हुआ है ना, कनेक्शन पूरी फैमिली का, सारी फैमिली का लगा होना चाहिए जी। और जब इनको लगेगा कि अब ये लोग सारी बातें चुपचाप मानने लग गए हैं, तो ये लोग उधर से फिर सख्ताई कर देंगे कि सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, अब आपको लगवाना ही पड़ेगा। इनके पास स्कैनर आ चुका है, आपकी बॉडी को स्कैन करेंगे, देखेंगे केमिकल अंदर नहीं गया, इसका मतलब असली वाला। इन्होंने तो फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, अभी ठोको इसको, क्योंकि टोटल कंट्रोल करना है। ये 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए तैयार हो रहा है, और हम लोग किस लिए लगे हुए हैं कि भाई साहब इससे आगे कंट्रोल करने के लिए CBDC आ रहा है,
अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं तो आपको तो बड़े अच्छे से मालूम है कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी, प्योरली कंट्रोल्ड एंड नॉट बाय दिस बैंक, नॉट बाय द ऑनर। मेरा पैसा है, मैं ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा उसको कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? आरबीआई से सीधा। और आरबीआई तो वर्मा जी के पास कागज पड़े हैं, प्राइवेट कंपनी है, सरकारी संस्था नहीं है साहब। और प्राइवेट कंपनी किसकी है? उसी रॉथस्चाइल्ड की है जो वर्ल्ड बैंक को पैसा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहीं से सीधा कंट्रोल होएगा, सीधा इजराइल से कंट्रोल। और आपका नेता यहां पर किसी ना किसी भाषण में बोलेगा कि हम उड़ीसा को इजराइल की तर्ज पर डेवलप करेंगे, इजराइल के जैसा, इजराइल के कॉन्टेक्ट, इजराइल 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 आएगा। अभी पिछली बार इजराइल का किसी कंट्री के साथ में झगड़ा हुआ तो बीजेपी ने ट्रेंड चलाया, वी आर विद इजराइल, वी आर विद इजराइल, चलाया था ना। देशवासी अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए इजराइल के साथ खड़े थे। और ये इजराइल ही है जो ये पूरा खेल खेल रहा है अंग्रेजों के जरिए। अंग्रेज भी मोहरा हैं हमारी तरह, नहीं मालूम है अपने को। और ये इजराइल के लोगों के साथ भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया के फॉर्च्यून 500 के जितने लोग हैं, इनको चाहिए टोटल कंट्रोल। असली राजा रहेंगे वो, और उनके पिट्ठू रहेंगे यहां पर। और इनको ये इसमें इधर आपका नवीन पटनायक आ जाएगा, उधर अरविंद केजरीवाल आ जाएगा, उधर राहुल गांधी आ जाएगा, उधर मोदी आ जाएगा, उधर खट्टर आ जाएगा, उधर शिवसेना वाले आ जाएंगे, इधर ये आ जाएंगे, उधर ममता बनर्जी, कि तुम लोग हमारे मोहरे बनकर काम करते रहो, चुपचाप तुमको सत्ता चाहिए, तुम अपना मौज करो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। कोई फर्क पड़ता नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि इनको यह मालूम है कि ये लोग अपनी संतानों को नपुंसक होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। मालूम है ना आपको, 65% पॉपुलेशन नपुंसक और बांझ हो चुकी है यूथ की। 65। आईवीएफ सेंटर आप देख लो, आपको हर चौक पर एक आईवीएफ सेंटर का बोर्ड मिलेगा, नजर आएगा। इतने आईवीएफ सेंटर हो गए। और आईवीएफ सेंटर का कानून आ रहा है कि आप अपना स्पर्म नहीं दे सकते अपनी फैमिली का। मतलब अगर आपका स्पर्म काउंट अगर कम है तो आप अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों का नहीं दे सकते, कंपनी से ही लेना पड़ेगा। और कंपनी ने उसके अंदर सुअर का जीन डाल रखा है कि कुत्ते का डाल रखा है, कुछ नहीं पता। तो आपके घर में औलाद किसकी आ रही है? रोबोट आ रहे हैं कि मशीन आ रही है कि क्या आ रहा है, नहीं पता। क्योंकि कंपनी में बच्चे पैदा होने के लिए, फैक्ट्री में बच्चे पैदा होने की ये लोग तकनीक तैयार कर चुके हैं, रोबोट्स तैयार कर चुके हैं। आपके काम करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। अस्पताल में एक डॉक्टर के बिना, एक नर्स के बिना पूरे अस्पताल में ऑपरेटिंग का काम हो चुका है, दुनिया में चल रहा है। भारत में एक रेस्टोरेंट गुजरात में, सूरत के अंदर पहले से अहमदाबाद में बन के तैयार है। तैयार क्या, काम कर रहा है। आप जाओगे, आपका स्वागत भी रोबोट करेगा, आपसे ऑर्डर भी रोबोट लेगा, आपको खाना बनाने का काम भी रोबोट कर रहा है, परोसने का काम भी रोबोट कर रहा है, और आपसे पेमेंट भी रोबोट लेगा। आदमी है ही नहीं पूरे रेस्टोरेंट में, और 24 घंटे काम कर सकता है रोबोट। तो आपकी जरूरत क्या है उसको? गाड़ी चलाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, सामान लाने ले जाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, अस्पताल में सर्जरी करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, रक्षा करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। जब चालान कैमरा काट सकता है, जब बंदूक रोबोट मार सकता है, जब आपको रोकने का काम रोबोट कर सकता है, तो आदमी की जरूरत कहां है? पढ़ाई करने के लिए रोबोट आपको पढ़ा सकता है, आंखों के ऊपर वीआर वर्चुअल रियलिटी वाला चश्मा लगा के आपको महसूस होगा जैसे आप क्लासरूम में ही बैठे हैं। तो घर बैठे आपके बच्चे को क्लासरूम की फीलिंग मिल जाएगी। जैसे अभी बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में क्या होता है कि क्लास दिल्ली में चल रही होती है, यहां पे देख रहे होते हैं लाइव, ऐसे ही होता है ना बड़ी स्क्रीन के ऊपर। तो जब मास्टर की जरूरत नहीं है, जब पूरे देश में एक ही मास्टर पढ़ा सकता है, पूरी क्लास को, पूरी दुनिया को एक ही मास्टर पढ़ा सकता है, और नया चैट जीपीटी तो आपने देखा ही है। आप कुछ भी लिखिए, आप लिखिए एनवायरनमेंट के ऊपर 1000 शब्दों का मुझे ऐसे चाहिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकंड से पहले आपके पास पूरा ऐसे तैयार मिल जाएगा। आपको आदमी की जरूरत नहीं है लिखने, कंटेंट राइटिंग के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए, किसी चीज के लिए आदमी की जरूरत नहीं है। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है। आज से 20-30 साल पहले हमारे पुरखे जो लड़ाई लड़ रहे थे और जो इस तरह से जगाया करते थे लोगों को, वो कहते थे आने वाले टाइम में रोबोट आपको रिप्लेस कर देगा। अब वो रिप्लेस कर रहा है। अमेजन के अंदर पीछे उन्होंने 18,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। उन्होंने कहा था सारा काम रोबोट कर रहा है, जरूरत ही नहीं है आदमी की हमको। उन रोबोट्स को एक बार ऑन ऑफ करने के लिए सिर्फ जरूरत है, वो सीधा इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से अपने आप ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर का एड्रेस
उसका सामान का कोड नंबर सब कुछ रोबोट के पास है, वो अपने आप उस सामान को वहाँ से लाके पैक करके उसको सामान पे रख के उसको कार्गो में रख के वापस आ सकता है। कुछ नहीं चाहिए आपका, उसको कुछ नहीं चाहिए। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और सीबीडीसी के बारे में मैं आपको बता दूं, सीबीडीसी अगर आ जाता है तो पूरा देश सीधा आरबीआई के कंट्रोल में होगा डायरेक्टली। और आरबीआई को कंट्रोल करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा वही यहूदी परिवार जिसको रॉथस्चाइल्ड बोलते हैं। और हमको बड़ा अच्छे से बताया जाता है कि डिजिटलाइजेशन करो, और इसका नतीजा मैं आपको आज बता रहा हूं। आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले जब आपके घरों के अंदर बैंक मैनेजर आते थे, मैं आपको बताता हूं, मेरे दादाजी के पास किसी रोज जब मैं देखता था, छोटा था, तो मेरे दादाजी के पास बैंक का मैनेजर आता था, हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, हमारे पास पैसे जमा करवा दो। सबके पास जमा कराने के लिए पैसे होते थे। आज वही बैंक मैनेजर उसके पोते के पास आता है कि तुम्हारे पैसे लोन रहता है, लोन जमा कराओ। आज हर कोई लोन पर है, बैंक कर्मचारी को सबको मालूम है, सबका डेटा वहां से एक बार बस एंटर करना है। आपके पूरी फैमिली ने कितना कितना लोन लिया हुआ है, आपका सिबिल क्या कहता है, आपके कितने डिफॉल्टर हैं, आपका क्या, सब कुछ मालूम है उनको। आपके पास कितना सोना रखा है घर में, आपके डंगर कितने हैं, आपके पास क्या, सब कुछ डेटा उनके पास है। यानी आपको पूरा बर्बाद करने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, उनको सब कुछ मालूम है, आपको कुछ नहीं पता। नहीं, दुकानदार भी बर्बाद, किसान भी बर्बाद, मजदूर के लिए कोटे से जो राशन मिलता है वो अब नहीं मिलता है। ना ही तो उसको मिट्टी का तेल मिलता है, ना ही सरसों का तेल मिलता है, ना ही दाल मिलती है, केवल गेहूं और चावल मिलते हैं, वो भी फोर्टिफाइड, वो भी जीएमओ। सर वो पतंजलि का जो आता है फोर्टिफाइड लिखा होता है वो भी है? फोर्टिफाइड मतलब जीएमओ, फोर्टिफाइड मतलब जीएमओ, जीएमओ मतलब हाँ फोर्टिफाइड आ रहा है, वाइट है, लेवर चढ़ी है, और वो फोर्टिफाइड जीएमओ है। जीएमओ का मतलब मालूम है आप लोगों को? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो किसी जानवर का जीन डालते हैं उसके अंदर, बीज को हाइब्रिड करने के लिए। जैसे टमाटर होता है, वो गोल सा चिकना सा लाल सा टमाटर होता है ना, उसमें मछली का जीन होता है, ठीक है। एक खीरा आता है अपने पास, सुथरा सा, बढ़िया सा, सुंदर सा, हरे रंग का, वो भी जीएमओ है। सरसों के तेल में, कॉटन सीड में, कॉटन में बीटी आता है, बीटी कॉटन बोलते हैं उसको। और ब्राजील की सरकार का ये ऑफिशियल रिपोर्ट है 2020 का कि जिस फैमिली में जीएमओ इस्तेमाल किया जाता है उसकी अगली जो संतान है वो नपुंसक पैदा होनी है तय। तो आपके घर में जाकर नमकीन का कोई पैकेट उठाकर देखोगे, उस नमकीन के पैकेट के पीछे जो तेल अगर देखोगे उसमें एक ही तेल मिलेगा, कॉटन सीड या राइस ब्रांड या पाम ऑयल, ये तीन यूज होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, और इन तीनों को जीएम ही कंट्रोल कर, जीएमओ ही चल रहा है मक्स। इसका मतलब सारा कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। ये था मजदूर का काम। मजदूर को सबको लगभग मजदूरों को ज़बरदस्ती इन लोगों ने इंजेक्शंस लगाए, और मजदूर अभी मेहनत करने की पोजीशन में नहीं है। अगर आपके आसपास कोई नौकरी करता हो तो आपको पता लगे कि अब शरीर से मेहनत नहीं होती है मजदूर से, और उनको मजदूर चाहिए भी नहीं। घर में बैठ के खाओ, घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीमार हो तो सड़ो मरो गलो, इनको कोई मतलब नहीं है। हमारे वाला केमिकल लगवाओ बस, जो हम लगाना चाहते हैं। आपको एक बीमारी के लिए तो ज़बरदस्ती केमिकल ठोक रहे हैं, है ना, बाकी बीमारियां हैं, कोई चक्कर नहीं है। मतलब आप एक बीमारी से नहीं मरने चाहिए, कैंसर से मर जाओ, हैजे से मर जाओ, बुखार से मर जाओ, है ना जी, एक्सीडेंट में मरो, 100 बार मरो, किसी बीमारी से मरो, एक बीमारी से नहीं मरना चाहिए जो हम कह रहे हैं। बाकी सबसे जरूरी आत्महत्या कर लो। अगर तुमसे कमाई नहीं हो रही है और कर्जा नहीं पुग रहा है तो आत्महत्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फैमिली जो है आपस में एक दूसरे के साथ लड़के मर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक बीमारी से नहीं मरना, वो जिसे हम कह रहे हैं। ये कॉमन सेंस कहाँ गाँव हो गया हमारा, समझ ही नहीं आ रहा है हमको कि यार हाँ वो कहेंगे हम वही करेंगे चुपचाप। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है क्या? मेरा बच्चा कैसे पैदा होगा मैं डिसाइड नहीं करूंगा क्या? मेरा बच्चा सिजेरियन होगा
या फिर वो अस्पताल में होगा या मैं घर में उसको जन्म देना चाहता हूं, अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहता हूं, तो ये लोग आशा वर्कर से बोल करके दाई के ऊपर, मिडवाइफ के ऊपर मुकदमा कर देंगे। गांव मर गया है, खड़ा नहीं हो सकता क्या कि आशा वर्कर तुम कौन होती हो? तो क्योंकि वो WHO के गुलाम है, इनको लाया गया था इसीलिए। आपने कभी देखा ही नहीं कि हमारे देश के अंदर, अगर देखें हम ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS चालू किया था इन्होंने, आशा वर्कर्स ने सबसे पहले आने के बाद में। मतलब जिस घर के अंदर कभी, मुझे पता है आपके पुरखे और मेरे पुरखे दोनों के दोनों जीवन में कभी बाजार का और सड़ा हुआ खाना नहीं खाया, बासी, प्योर शुद्ध अपने खेत में उगाकर खाया करते थे हम लोग। जो आज अमेरिका में चले जाओगे तो लग्जरी मानी जाती है, अगर आपकी प्लेट में हरा पत्ता कोई है, हरी सब्जी कोई है, लग्जरी, अमीर लोग माने जाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो वहां मल खाते हैं, मल किसको बोल रहे हैं वो लोग? कबाड़, गंद, मतलब मल बोलते हैं वो इसको। पिज्जा, बर्गर और ये सब खाते हैं गरीब आदमी वहां पर, सड़ा हुआ मल। यहां पर वो अमीरी की अमीरियत की फीलिंग लेते हैं पिज्जा बर्गर खा के, और इसको घास फूस बोल रहे थे, मतलब उसको बदनाम कर रहे हैं। हमारे को टीवी के माध्यम से इन्होंने प्रोग्राम किया। अभी देखो ऋतिक रोशन जिसको पसंद है, और ऋतिक रोशन अगर बोल रहा है कि डर के आगे जीत है, या अक्षय कुमार बोल रहा है कि डर के आगे जीत है, तो हमारे वाला यूथ तो बोलेगा ना कि बेटा हम भी नहीं डरेंगे, हम भी ये वाला वो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। ठीक है, अब वो कोल्ड ड्रिंक की रिपोर्ट जब बनी, 90s के दौर की बात बता रहा हूं मैं आपको, संसद में एक लगभग 500-250 पन्ने की एक रिपोर्ट थी, वो जो वहां पेश की गई। उस रिपोर्ट में यह मिला कि मेलामाइन मिला हुआ है इसके अंदर, एंडोसल्फान मिला हुआ है इसके अंदर, पैरामेलाथियन पड़ा हुआ है इसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, और इसकी वजह से हड्डियां गलती हैं। जो भी आदमी रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता है, उसी दिन कड़ी कार्रवाई हुई संसद के अंदर। और क्या हुआ कि संसद में और विधानसभा में कहीं पर भी कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक नहीं बेची जाएगी। तो देश की जनता उसको तो धड़ल्ले से मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट खूब हो रही है। और अमेरिका में अगर यही कोल्ड ड्रिंक है, इनकी अमाउंट 0 है, वहां 0। यहां जो धड़ल्ले से हड्डियां गलाने का काम कर रही है, बढ़िया, ठीक है भाई। मतलब GMO के नाम पर जो मर्जी होता रहेगा, कबाड़ के नाम पर, केमिकल के नाम पर जो मर्जी मार्केट में दिया जाता रहेगा, और हम चुप रहेंगे तो ठीक है फिर, और क्या कर सकते हैं बताइए? अपना क्या है, हमारा तो एक ही काम है। मुझे तो एक बात पता है कि मेरे बच्चे के लिए अगर मैं बेहतर समाज देना चाहता हूं, तो मेरी मजबूरी है कि मैं अपने समाज को बेहतर बनाऊं। मजबूरी है ना, मैं अकेला कब तक लड़ूंगा? अभी तो इस पिछले वाले दौर में स्कूल वालों ने कहा कि आपको लगवानी पड़ेगी आपके बच्चे को अगर पेपर देने हैं तो मैंने तो बोल दिया, मैं तो अपने बच्चे को अनपढ़ रख लूंगा, मैं तो दिहाड़ी करके खा लेंगे हम तो दोनों बाप बेटा, लेकिन हम कोई केमिकल तुम्हारे कहने से शरीर में नहीं ठुकवाएंगे। हमने तो बोल दिया, अपने रिश्तेदारों को भी बोल दिया कि अगर ये केमिकल ठुकवाया तुमने अगर, तो हमारे से बात मत कर लेना। क्योंकि इसका मतलब क्या है, आज तुम नौकरी के लिए, पैसे के लिए अपनी बाजू अड़ा रहे हो, कल को अपने शरीर का कोई भी हिस्सा सौंप दोगे ऐसे तो तुम, ये तो वैश्यवृत्ति मानी जाएगी ना, कि पैसे के लिए सरेंडर करना। अरे भाई तुम मानते हो अच्छी चीज है, 100 बार लगवाओ, और अगर तुम मानते हो गलत है तो विरोध करना पड़ेगा ना। मैं जो अपने बच्चे के स्कूल टीचर को बोल दिया था, हाथ मत लगा देना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैंने तो बोल दिया था। और मैंने बिल्कुल किसी ने भी नहीं, एक भी बंदे ने हाथ नहीं। मेरे नौकरी करते थे मेरे घर में, मेरे जीजा जी भी नौकरी करते थे, मेरे रिश्तेदार जितने सारे नौकरी करते थे, किसी ने भी नहीं लगवाया, क्योंकि सबको पहले बता दिया था कि नहीं, अगर आर्गुमेंट से नहीं मान रहे हो तो एक लाइन से समझ जाओ, शक्ल मत दिखाना जिंदगी भर, बस ये गंद है, कबाड़ है, प्योरली कबाड़ है। नहीं माने, जो लोग नहीं माने, नहीं। बच्चों में जो गेम आ रहा है, PUBG आती थी पहले, बच्चों में जो दिमाग से कर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, आप भी कुछ नाम से कर रहे हैं, दिमाग सुन हो जा रहा है सब बच्चे। आपके, मैं अभी आ रहा था, उसके बाद मैं धीरे धीरे, पहले मैं किसान पर आया, फिर मैं दुकानदार पर आया, फिर मैं मजदूर पर आया, फिर मैं नौकरी वाले पर आऊंगा, फिर स्टूडेंट्स पे आऊंगा आपके वाली बात पे। नौकरी के लिए मैं आपको बता देता हूं, सरकार ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, और ये मैं फिर आपका नाम भूल गया, विश्वजीत जी। विश्वजीत जी बड़े अच्छे से जानते हैं, ये बैंक में काम करते हैं,
और इनसे पूछ लीजिए, जब हम नहीं होंगे तब पूछ लीजिएगा, बैंक में बैंकिंग के अलावा सब कुछ हो रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं जी? सही है ना? बैंकिंग के अलावा सब कुछ हो रहा है वहां पर। आपका डेटा प्रिपेयर किया जा रहा है टोटली A to Z, और मैक्सिमम लोन दिया जा रहा है। बस लोन दो हर आदमी को, टारगेट लोन के और बीमे के दिए जा रहे हैं बस, और कोई काम बैंक में नहीं हो रहा। जमा कराना भी ऑनलाइन कराओ, निकालना भी ऑनलाइन करो। पहले तो आपको पैसा दिया गया था, जब बोला प्लास्टिक मनी, पैसा नहीं लेना पड़ेगा। देखो कितना कमाल की बात, इन्होंने चोर भेजकर घरों में चोरी करवाई, लोगों में डर बिठाया और कहा कि बैंकों में पैसा सुरक्षित है। फिर पैसे लेकर जाने वाले, तनख्वाह लेके जाते थे, उनको बीच में लुटवाया चोरों से। फिर कहा नहीं ये जरूरी नहीं है, एटीएम रखो। फिर एटीएम भी ऑनलाइन फ्रॉड होने लगे, तो यूपीआई रखो, वॉलेट रखो, वॉलेट में रखो, उसमें भी नहीं रखो। और अब जो है वो वॉलेट भी कह रहा है इसके ऊपर भी लगेगा। अब जो है तुम पैसे निकलवाओगे, अपना ही पैसा निकलवाओगे, अपना ही पैसा जमा कराओगे, तो तुमको फाइन देना पड़ेगा, तुमको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। है ना कमाल की बात? हमारे पैसे से रेलवे स्टेशन बना, हमारे को ही एंट्री की फीस लगती है, प्राइवेट कंपनी उस पर मौज करती है। हमारे पैसे से एयरपोर्ट बनाया और प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। हमारे पैसे से सड़क बनी और फिर चलने का पैसा दो टोल टैक्स के रूप में। हमारे पैसे से सब कुछ हो रहा है और हमको ही बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। कमाल की बात है ना? मतलब ये देख रहे हैं कि कितने नपुंसक हैं देश के लोग, कितना, मतलब इनमें अकल ही नहीं है। ये 24 घंटे इनका दिमाग सटका, इनको कोई चक्कर नहीं है, रोबोट की जैसी जिंदगी है। आप किसी से अंदाजा लगा के देखिए, नौकरी करने वाले आदमी का सीन क्या है। सुबह उठता है उतने ही बजे, वही काम करता है उठने के बाद सबसे पहले, फिर दूसरा काम भी वही करता है, फिर दफ्तर में जाता है, फिर वैसे ही जाता है सेम टाइप से वहां पे काम करता है, सेम टाइप से घर पे आ जाता है। सेम पूरी जिंदगी रोबोटिक। और जिसको नौकरी नहीं मिले वो नौकरी ढूंढने के लिए वही काम कर रहा है, रोबोटिक है ना? मेरा एक दोस्त है जो बैंक का नौकरी छोड़ के अभी वो गाय पे काम करने लगा, बैंक की नौकरी छोड़। एंड बैंक एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पता है बात? आपको तो मालूम होगा, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। बैंक गवर्नमेंट के नहीं है, ना ही आरबीआई ना ही एसबीआई। और ये बात किसी को मालूम ही नहीं, बेचारे लगे हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। उस नौकरी को बचाने के लिए अपना शरीर सरेंडर कर दिया, अपना दिमाग सरेंडर कर दिया, अपना कॉमन सेंस सरेंडर कर दिया। उस नौकरी, उस पैसे को बचाने के लिए जो है ही नहीं कहीं पर, जो कागज का टुकड़ा है। असली पूंजी भाईचारा है, जमीन है, सोना है, अपना संस्कृति है, अपना परिवार है, उसको छोड़कर कागज के टुकड़े कमाने दौड़ रहा है। उधर से पीछे से खराब हो रहा है सब कुछ है। पेड़ों को खत्म करके सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, हर कदम एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा है। प्रकृति को विनाश करोगे तो प्रकृति आपको छोड़ेगी क्या? मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। और सरकारें बकायदा आपके लिए ऐसे माहौल बनाती हैं कि आप ऐसा करो, ताकि आप अंदर ही अंदर गिल्टी कॉन्शियस आपके अंदर बना रहे। क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस जिसके अंदर है वो खड़ा होकर आंख में आंख डालकर सवाल नहीं पूछ पाएगा। इसलिए कोई ना कोई गलती आपसे हो जाएगी तो आपको डर रहेगा कहीं फंस ना जाए, कहीं फंस ना जाए, कहीं फंस ना जाए। फंस ना जाए के चक्कर में हम पूरे तरह फंसते ही जाते हैं दलदल के अंदर। नौकरी के लिए मैं बता रहा था आपको, सरकारों ने यह ऐलान कर दिया है, स्टेट की सरकारों ने भी और नेशनल सरकार ने भी, सेंट्रल ने भी और प्राइवेट कंपनियों में भी, कि 90% नौकरियों की छटनी होनी तय है। पक्का बोल दिया ना जी, 90% जो एम्प्लॉइज हैं वो निकाले जाएंगे। जो रिटायर हो जाएगा दोबारा उसका प्लेस नहीं भरा जाएगा। इसीलिए उसको अगर आदमी की जरूरत फिलहाल है तो वो क्या कर रहे हैं, रीइंस्टेट उसको दोबारा से मतलब सर्विस में रख रहे हैं, लेकिन नई भर्ती नहीं कर रहे हैं। मतलब जिसको मान चुके हैं कि रिटायर होने लायक है उसको दोबारा से, कि काम ना हो, आदमी दिखे बस बैठा हुआ, ताकि आप लोग ये कहें कि ये काम करते नहीं है। इससे अच्छा तो प्राइवेटाइज कर दो, ताकि आप अपने मुंह से बोलो। बैंक वालों को काम करने नहीं देंगे, इनके ऊपर इतना प्रेशर है। मैं पता है मुझे, पुलिस वालों के साथ भी यही हाल है, बैंकिंग के साथ भी हाल है, इतना प्रेशर है कि ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते चाह कर भी। तो आप लोग जब इनसे अपना काम करवाने जाओगे तो इनका वो चेहरा देखोगे जो वो दिखाना चाहते हैं।
और फिर आप लोग उनसे जब मुंह फेर कर चलने लगोगे तो बैंक से निकलते ही आप अपनी जबान से बोलोगे इनको प्राइवेट हो जाना चाहिए, ये हराम का खाते हैं, ऐसा दिखेगा आपको, जबकि पीछे से तंत्र उनको ऐसा रखता है। यही काम पुलिस का है, यही काम वकीलों का है, यही काम जजों का है, यही जो भी तंत्र में आप जाके काम करते हो सचिवालय में, हर जगह यही काम हो रहा है कि जिस काम के लिए वो मंच बना है, जिस काम के लिए वो स्टेशन है, वो काम नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा। मतलब पुलिस वालों का काम सेवा सुरक्षा सहयोग है, लेकिन उनको काम दिया जाता है हफ्ता वसूली, चालान काटना, मास्क की निगरानी करना, कोई वीआईपी आ जाए उसकी सुरक्षा। जनता के लिए कोई चक्कर नहीं, उसके पास टाइम नहीं है ना जी। वकीलों को दिया जाता है न्याय के लिए, वहां तो क्या हो रहा है और आपको पता ही है, जजों को जज क्या कर रहे हैं पता ही है। तो ये नौकरियों का हालत है जी। कोई तबका बचा तो नहीं आपका? समाज में यही तबके हैं ना, दुकानदार, बिजनेसमैन, मजदूर, नौकरी वाला और किसान। तो कोई सा बर्बाद होना बचा है क्या अभी? अगर बचा है तो हो जाएगा, ये तैयारी कर रहे हैं पूरा रगड़ने का। पांचवा तबका एक बचा, बच्चे, यूथ। यूथ के लिए हमारे तड़ीपार महोदय हमारे अडानी साहब के साथ लगकर पूरा ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। अफगानिस्तान से खूब हीरोइन मंगाई जा रही है। 26,000 करोड़ की पहले उनके मुद्रा पोर्ट पे पकड़ी भी गई थी, आज तक किसी को पता नहीं चला। जैसे नमो टीवी किसने बनाया पता नहीं चला। भीम ऐप, वो ऐप थी एक जो आपका आना जाना सर्च वो करती थी, ट्रेस करती थी, उसका किसने बनाया किसी को पता नहीं चला आज तक। ऐसे ही आपके मोबाइल पर अपने जो अभिनेता और नेता जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, वो कहते हैं 3 पत्ती वाला गेम खेलो, ड्रीम 11 पे अपनी टीम बनाओ। हमारे बच्चों को बोलते हैं सट्टा करो, सट्टा खेलो, सट्टा। और साथ में आता भी है, इसमें वित्तीय जोखिम भी है और आदत पड़ सकती है, लत पड़ सकती है। मतलब क्या बात करते हैं, कमाल। दूसरा गेम आता है हमारे बच्चों के लिए जिसमें बंदूक चलती है, जिसमें हमारा बच्चा सामने बंदूक चला के सामने वाले की छाती में लगती है गोली, फिर खून आता है, फिर वो गिरता है तो उसको पॉइंट मिलते हैं, तो वो आदमी मार के खुश हो रहा है। नहीं, यानी कि एक बच्चा जो 3 पत्ती खेल रहा है वो जुआरी बनने के लिए तैयार हो रहा है, जो बंदूक वाला खेल रहा है वो हत्यारा बनने के लिए तैयार हो रहा है, और जो ओटीटी पे और दूसरी जगह पे अश्लील वीडियोस देख रहा है वो बलात्कारी बनने के लिए तैयार हो रहा है, और जो कार्टून देख रहा है उनके कार्टून में लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को किस कर रही है, वो लेस्बियन और गे बनने के लिए तैयार हो रहा है। आपके बच्चों को दिया जा रहा है ये, मेरे आपको भी मालूम है, सबको उठाकर देखो। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर आपके बच्चों को मोबाइल पकड़ाने के पीछे यही खेल था कि जिस दिन आपका बच्चा मोबाइल देखते देखते थक जाए और उसका दिमाग में डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाए, उस दिन वो नशेड़ी बने। और नशेड़ी आदमी अपना पूरा परिवार बेचकर छोड़ेगा, पक्का 100%। घर बार भी बेचेगा, वो अपने लोगों का कत्ल भी कर सकता है, वो अपना जमीन भी बेचेगा, मकान भी बेचेगा। किन को बेचेगा? इन्हीं को बेचेगा। पहले उसके ऊपर कर्जा लेगा, कर्जा लेके वो मकान बैंक का हो जाएगा, बैंक अडानी का है, अडानी शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट की है, वॉल स्ट्रीट उन्हीं का है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली का है। यही षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने तबके को बचाना पड़ेगा। अपना तबका कौन सा है? इंसानियत, अपना समाज। इंसान ही नहीं होगा तो आप ये पैसे का क्या करेंगे? अगर आपके आसपास हर कोई ये मानता रहेगा हमारी कोई मानता ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, सरकारें बहुत मजबूत है, अगर ऐसे ही मानते रहोगे तो कैसे चलेगा? हमने इसको सबूत किया, हमने साबित किया। हरियाणा में हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया। हमने डिसाइड किया कि हम अधिकारियों को बताएंगे कि यू आर पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब जनता के नौकर। डीसी है तो बड़ा नौकर, नीचे कोई नौकरी सर्विस कर रहा है तो वो छोटा नौकर है, नौकर ही। और हम उनको बोलते हैं नौकर है, नौकर की तरह बिहेव कर, मालिक मत बन। देश का मालिक नहीं है तो मालिक जनता है, जो अपना वोट देकर तुमको ताकत देती है, जो इन पॉलिटिशियंस को ताकत देती है। जिस दिन इस जनता ने ताकत वापस ले ली, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं मिलेगी। पॉलिटिशियंस को हम ये बताते हैं कि तुम हमारे प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा तुम पॉलिसी बनाओगे।
जो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं, जो पूंजीवादी ताकतें चाहती हैं, वो पॉलिसी बनाना तुम्हारा काम नहीं है। और इसके लिए उन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम लोगों ने तो वहां मैंडेट हटवा दिया था, मास्क वाला मैंडेट भी हटवा दिया, सर्टिफिकेट दिखाने वाला भी हटवा दिया, स्कूल भी हमने जबरदस्ती खोले थे, अगर आपको पता हो तो। स्कूल नहीं खोल रहे थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आया कि स्कूल अभी 3 महीना बंद रहेंगे। मैंने उसी टाइम बयान दिया, तुम बंद करके दिखाओ 3 महीना। हम लोग परसों खोल रहे हैं, और जिस अधिकारी की हिम्मत है आ जाना गांव में। और हमने वहां वीडियो जारी किया कि नौजवान बच्चों को बोला, एक काम करो, लठ लेके खड़े हो जाओ, कोई अफसर आता है टांगे झांक दो उनकी, कोई भी आता है, आओ तुम, तुम्हारी हिम्मत है क्या? गांव हमारा, बच्चे हमारे, स्कूल हमारा, हमारा पैसे चलता है, और तुम हमको कह रहे हो स्कूल बंद रहेगा। अपने स्कूल जबरदस्ती खुलवाए हमने, फिर अगले दिन दूसरे गांव ने खोल दिया, फिर तीसरे गांव ने, फिर यूपी में खुलने लगे, फिर पंजाब में खुलने लगे। ऐसे करके फिर इन्होंने देखा कि तो ज्वाला जो है पूरे भारत में चलने लगी है। फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, हम लोग ना 1 तारीख से खोल देंगे। ये 20 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं। हमने कहा हमने तो 2 दिन बाद खोल दिया। मैंने कहा तुम्हारे 1 तारीख का वेट हम नहीं करने वाले, हम तो स्कूल खोलेंगे। हमने अपने स्कूल अपने दम पर खोले कि टीचर्स नहीं आएंगे ना आए, हम अपने बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे बहुत हैं पढ़े लिखे, अभी वॉलंटरीली कर लेंगे। अगर ठीक से नियत से काम करेंगे तो बाद में इनको समाज पारितोषिक दे देगा। इनका घर तो हम लोग घर बर्बाद थोड़ी होने देंगे। जो आदमी समाज के लिए काम कर रहा है, समाज उसको भूखा नहीं मरने देता, मुझे इतना मालूम है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समाज के नाम पर, काम करने के नाम पर अपना घर भर रहे होते हैं। बस वो ना करे तो समाज का विश्वास नहीं टूटे। तो ये बच्चों के ऊपर कार्रवाई है। पैदा होने से लेकर और अंतिम संस्कार होने तक सरकार आपके खाने पीने, रोटी पानी, आना जाना, ट्रैवल हिस्ट्री, और बच्चे मतलब जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, सब कुछ कंट्रोल करने की योजना में है। डिपेंड करता है आप लोग सरेंडर करोगे या लड़ोगे। एक बात बता दो, सरेंडर करोगे कि लड़ोगे? अब इतनी बड़ी दीवार है, इससे कैसे लड़ोगे? आपको अपनी ताकत इतनी मजबूत करनी पड़ेगी। ताकत के लिए आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, और समझाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम और यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। व्हाट्सएप और यूट्यूब और टेलीग्राम केवल ये बताने के लिए ठीक है कि आज हम लोग उड़ीसा में थे और हमने ये वाली बातें लोगों से करी। क्रांति व्हाट्सएप से नहीं आती, क्रांति यूट्यूब से नहीं आती, क्रांति लोगों के बीच जाकर समझाने से आती है, आंख में आंख डालकर बात करने से आती है, उनके सवालों के जवाब देकर उनको तैयार करने के बाद आती है, पीछे लगाकर नहीं आती। तो आपको तैयार करने के लिए हम लोग आए हैं। आपको ये पूरे के पूरे षड्यंत्र का जो खुलासा किया है, इससे संबंधित और वीडियोस भी हैं, आप लोग जुड़ जाएंगे तो आप उसको पूरा सुनिएगा। फिर हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिससे हम छोटे बच्चों का टैलेंट पता लगा सकते हैं 3 साल की उम्र से। तो बच्चे में जो टैलेंट है उसी को तैयार कर लिया जाए, और पूरे गांव के अंदर 100% रोजगार देने वाली शिक्षण व्यवस्था चालू कर ली जाए। तो अगर आपके बच्चों के लिए रोजगार का अवसर तैयार हो गया गांव में ही, अगर आपको मेडिकल अगर असुविधाएं आपको गांव में ही मिल गई, अगर आपकी न्याय प्रणाली अगर ठीक हो गई, अगर आपका ये सब कुछ हो गया, तो अपना समाज दोबारा से बच सकता है। इसलिए हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट 3-4 है, जिसमें से पहला टारगेट है जल, जंगल, जमीन और जानवर। इन चारों चीजों के बारे में फैसला लेने का अधिकार गांव का होगा, सरकार इसका फैसला नहीं लेगी। गांव वाला कौन नहीं करना चाहता? आपको बात पूरा पता लगी तो आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? क्या नाम आपका? सुधीर। सुधीर भाई 1 मिनट के लिए बैठिए, मैं एक बार पूरी बात कर लूं, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। एक बात बताइए, यहां कोई ऐसा है जो नहीं करना चाहता? यहां कोई है क्या? बताइए। यहां कोई है जो कहता है कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है या नहीं करना चाहिए या मैं नहीं करूंगा? कोई ऐसा है जो करने के लिए तैयार है अपने बच्चों को बचाने के लिए? 1 है, 2 हैं? नहीं, आप अपना बताइए, आप खाली अपना बताइए, पहले अपना बताइए। है कोई तैयार अपने बच्चों को बचाने का? हाथ खड़ा करके बताइए, मैं तैयार। आप तो सारे तैयार हैं। जब आप सारे तैयार हैं और जाकर के अगर गांव को समझा देते हैं
दिक्कत क्या होती है सुधीर भाई, हम लोग अपने सहयोगियों को और अपने दोस्तों को समझाने पे लगा देते हैं सारा समय। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब कागज के टुकड़े को अपने आंखों के नजदीक ले जाकर पढ़ोगे ना, कुछ पढ़ाई में नहीं आती है। आपका रिश्ता जितना नजदीक होता है ना, उतनी ही बात कम समझ में आती है। दोस्त है ना, वो बोलेगा मुझे अमरूद चोरी करने हैं यहां से, तो जो दूसरा दोस्त है ना, वो बहुत कम चांस होते हैं उसको बताएगा चोरी करना गलत बात है। वो कहेगा ठीक है तू चल, मैं बाहर खड़ा हूं, कोई आएगा तो बता दूंगा। दोस्ती यानी रिश्ता इतना बढ़िया होता है कि हमें मालूम होता है कि मेरा जो ये रिश्तेदार है, मेरा जो ये दोस्त है, ये गलत काम कर रहा है, फिर भी हम लोग उसका साथ देने के लिए बाध्य होते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग इस षड्यंत्र को योजनाबद्ध तरीके से चलाए हुए हैं। जिस गांव वाले के बारे में आप कहते हैं कि वो करना नहीं चाहता है, उस बेचारे को मालूम ही नहीं है कि वो ऐसा करके अपने बच्चों को बर्बाद कर रहा है। जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक्टिविटी मेरी अगली पीढ़ी को बर्बाद करेगी और ये एक्टिविटी मेरी अगली पीढ़ियों को सुरक्षित करेगी, मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई भी व्यक्ति अपनी अगली पीढ़ियों को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहेगा। उसे मालूम ही नहीं है ना दोस्त, वो अनजान है, उसके ऊपर एक परत पड़ी हुई है, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने की परत, या व्यक्तिगत स्वार्थों की परत, या उसने जो खाया है केमिकल उसको समझ ही नहीं है बेचारे को, या टेलीविजन और मीडिया की परत, कुछ भी परत। कोई आदमी उसको है ऐसा जो बहका रहा है, जो गलत तरीके से उसे चला रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि समाज के दो गति हैं, या समाज नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, और कोई भी चीज दुनिया में नीचे की तरफ बहुत जल्दी आती है। आपको ऊपर चढ़ना है ना, इस छत पर जाना है, जोर लगेगा, आपको गुरुत्वाकर्षण से भी पार पाना पड़ेगा, आपको अपना जोर लगा, अपने वजन को भी उठा करके चलना पड़ेगा, और आपको जो वजन आपके हाथ में है वो भी लेना पड़ेगा। तो आपके ऊपर ट्रिपल फोर्स काम करेंगी जब आप ऊपर जाएंगे। समाज को ऊपर लेकर जाते समय आपका समय ज्यादा लगेगा, आपका जोर ज्यादा लगेगा, आपकी ऊर्जा ज्यादा लगेगी, आपको समय मतलब आपको मेहनत ज्यादा लगेगी, और सब कुछ ऐसा लगेगा मुश्किल है। लेकिन अगर नीचे आना है ना, तो किनारे पर ले जाकर छोड़ दो बस, खाली नीचे अपने आप आ जाओगे। नीचे आने के लिए किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं है। समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन लोगों को मालूम है कि यह गलत है वो चुप हैं। देखो, जिसको मालूम ही नहीं उसकी तो गलती क्या है भाई? इग्नोरेंस इज ब्लिस। जिसको पता ही नहीं है कि यह गलत हो रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं। गलती उनकी है जो ईमानदार हैं और चुप हैं, जिनको मालूम है और चुप हैं, और जो सब कुछ पता होते हुए घरों में बैठे हैं। ये पाप हम पर ना चढ़े। मैं तो इसलिए घर छोड़कर निकला। मैं तो जब घर छोड़कर निकला तो घरवाली को ये बोलकर निकला था कि मेरा श्राद्ध कर सकती हो, मान लो कि मैं मर चुका हूं, लेकिन अगली संतान को कुछ देकर जाऊंगा। ये कहकर घर से निकला था, कब पैसे के लिए नहीं निकला था, कोई योजना बनाकर लोगों के। अब मैं तो ये निकला था, मैं क्या करूं, मुझे षड्यंत्र का पता चल गया, मेरे से तो चुपचाप अपना देश और अपना समाज बर्बाद होते हुए नहीं देखा जाता। मैं अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं करूं क्या कि मैं जाकर लोगों को बता दूं भाई बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, तुम्हारा बच्चा बचेगा तभी तो मेरा बचेगा। पड़ोस में जिस दिन नशा आ गया, कल को अगला नंबर आपके घर में नशा आने का है मेरे भाई। पड़ोस में बंदूक हथियार आ गए तो अगला नंबर आपका घर बर्बाद होने का तय है। तो आपके अंदर खुशी है, आपके अंदर समझ है, तो वो देने की कोशिश करना पड़ा, मतलब करनी पड़ेगी, मजबूरी है। मेरी तो मजबूरी, मैं तो मजबूरी में लगा हूं, मैं तो अपने बच्चे के लिए लगा हूं। मेरे को उड़ीसा से कोई मतलब नहीं, मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं, आपके बच्चे से कोई मतलब नहीं। मेरे को मजबूरी में आपके बच्चे के लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा तब बचेगा जब आपका बचेगा ना। है अगर मैं ये कहूंगा मैं आपके लिए कर रहा हूं तो मैं एहसान थोड़ी कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं भाई, बिल्कुल नहीं कर रहा, ना देश के लिए कर रहा, अपने बच्चे के लिए पर्सनल स्वार्थ में कर रहा हूं। तो आप भी पर्सनल स्वार्थ में इतना करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा ना फिर, क्योंकि समझे ना समझे यहां बैठे हुए आदमियों को लगता है कि नहीं हो कुछ होगा, ना समझे ना समझे, हमने अपना काम ईमानदारी से किया ना, हमने तो अपना काम ईमानदारी से किया। मैं कोई पार्टी बनाने नहीं आया, मैं कोई वोट मांगने नहीं आया, मैं चंदा मांगने नहीं आया, मैं पैसा ले कमाने नहीं आया, मैंने कोई फीस नहीं ली कुछ भी। इन लोगों ने इतना सारा खर्चा किया, इतनी मेहनत की, इतना सारा किया, मृत्युंजय भाई जैसे लोगों ने, जो पूरी टीम जितनी लगी हुई है इतनी मेहनत कर रही है। तो हमारा फर्ज है ऐसे लोगों को मजबूत करना, हमारा फर्ज है कि इनको लेकर के जाओ, समझाओ। हमें बैठ कर समझाना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि हम लोग वो लोग तैयार करने में लगे हैं जिनको ये बात समझ में आए। इकॉनमी पर भी समझाएंगे, कर्जे से भी मुक्त करेंगे, गांव को रोजगार के लिए भी काम करेंगे, हेल्थ के लिए भी काम करेंगे। तो जो मैं बात बता रहा था, पहला टारगेट जल, जंगल, जमीन और जानवर पर फैसले लेने का अधिकार गांव का होगा। दूसरा टारगेट
अगर ये बात मैं बोलूंगा, अगर ये बात आप बोलोगे, अगर ये बात गांव के 5-7 लोग बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर पूरे भारत से आया हुआ 1 लाख लोग अगर इस बात के लिए अड़ जाए तो सरकारों को मानना पड़ेगा ना। अभी पीछे संसद में पास किए हुए कानूनों को वापस करवाया ना, तो अपनी मर्जी के कानून बनवा सकते हैं ना। तो समझे हुए 1 लाख लोग तैयार करने हैं, उसके बाद फैसला हम देखेंगे ना, क्या कैसे इनकी क्या औकात है ये ना करें। कोई बैठा हो, हम तंत्र ऐसा बनाना चाहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, ताकत जनता के हाथ में रहनी चाहिए। ठीक है ना, हमें सरकार बदलना हमारा टारगेट नहीं, किसी सरकार के खिलाफ, किसी की भी सरकार हो, ताकत जनता के पास। तो ये पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारा टारगेट है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। इन 5 चीजों में से पूंजीवाद का सफाया। शिक्षा में अगर पूंजीवाद घुस गया तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। स्वास्थ्य में पूंजीवाद घुस गया तो अमीरों के लोगों को ही स्वस्थ रहने का अधिकार रहेगा, अमीरों के बच्चों को ही। क्यों जी? न्याय में अगर पूंजीवाद घुस गया तो पुलिस, जज और वकीलों को देने के लिए पैसा गरीब आदमी के पास नहीं होता है। अगर राजनीति में पूंजीवाद घुस गया तो केवल अमीर लोग ही राजनीति करेंगे, वही लोग वहां बैठेंगे और पूंजीवाद के लिए ही पॉलिसी बनाएंगे, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा। और अगर खेती में पूंजीवाद घुस गया तो सारा काम मशीनों से ही होगा, तो आदमी की जरूरत खत्म होने के बाद शरीर भी कंडम हो जाएंगे और खेती के साथ कनेक्शन भी टूट जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ बिक जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे और आमदनी घट जाएगी। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, यहां से पूंजीवाद का सफाया। और तीसरा बड़ा टारगेट हमारा अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट, 73वां संशोधन जो राजीव गांधी ने किया था भारत के संविधान में। राजीव गांधी ने 73वां संशोधन किया था जब गांव को ताकत देने लगे और ग्राम सभा के गठन की बात की और ग्राम स्वराज की बात की थी। इसी 73वें संशोधन की वजह से राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ये सारे बैंक और ये संसाधन, हेल बेल सेल और IIT, ये सब नेशनलाइज करने के नाम पे, ये सब कुछ उसने देश के नाम कर दिया था इंदिरा गांधी ने। ये जो आज प्राइवेट कर रही है ना ये ताकतें, आज सब कुछ 50 साल लग गए इनको ये प्राइवेटाइज करने में, इस लेवल तक आने में, इस समाज, इस सिस्टम को बर्बाद करने में। इसलिए इंदिरा गांधी को इन्होंने टपकाया। उसके बाद अगला नंबर आया राजीव गांधी का। राजीव गांधी ने ये 73वां संशोधन किया। उसको मालूम था कि ये जो विदेशी ताकतें ये फिर से देश को गुलाम करने आएंगी, तो ताकत को गांवों को दे दो। तो उन्होंने सारा कुछ कर दिया, वो ग्राम सभा का और पूरे ग्राम स्वराज का पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करके दे दिया। आपके पास सारी ताकत आ गई, सिर्फ एक 73वें संशोधन की नोटिफिकेशन रह गई, 73rd की। उसमें था कि गांव से संबंधित सारे फैसले लेने का अधिकार ग्राम सभा का, गांव के लोगों का, पंचायत का नहीं, ग्राम सभा का। ग्राम सभा में प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो ग्राम सभा का मेंबर है, चाहे वोट किया है चाहे नहीं किया है। तो अगर आप एक गांव के नागरिक हो तो यहां ग्राम सभा बैठेगी, मुझे कुछ भी करना है मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखूंगा, उस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होगी, पूरा गांव जिधर बात करेगा वही होगा। आपको कुछ करवाना है, आप अपना प्रस्ताव दीजिए, पूरा गांव सीरीज में बना देगा कि ये पहले नंबर पर होना चाहिए काम, ये दूसरे नंबर पर होना चाहिए, और उसके लिए जितने फैसले हैं चाहे वो पैसे से संबंधित हो वो सब गांव के पास है। तो जिस दिन गांव के पास ये ताकत आ गई, कुछ भी नहीं बिकेगा हमारा। समझ रहे हैं ना? तो आज हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आप लोगों को अपना संगठन मजबूत करना है। हमारा संगठन नहीं, अपना संगठन। आपको अपने लोगों को संगठित करना है। आप यहां अगर 4 संगठनों के लोग बैठे हैं, चारों अपने अपने संगठन को मजबूत करो। और उसमें एक चीज का ध्यान रखो, आप अपने गांव में कभी भाषण मत दो। अपने गांव में बोलने के लिए दूसरी जगह से बुला कर लाओ और दूसरे गांव में बोलने के लिए आप जाओ, आपकी बात का असर ज्यादा होगा। क्योंकि अभी मृत्युंजय भाई बोल रहे हैं ना, ये बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अब इन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई है वर्मा जी ने, लेकिन अपने जीवन का 20 साल इकोनॉमिक्स को दिया है कि ये जो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं इकोनॉमी वाले, ये अर्थशास्त्र को असली समझा रहे हैं। तो अगर पढ़ा लिखा आदमी हमारे को गलत रास्ते लेकर जा रहा है और जिसने इकोनॉमिक्स का ये भी क्लास किताबों में से नहीं पढ़ा, वो आदमी अगर आपको सच्चाई का रास्ता बता रहा है तो निर्णय आपको लेना है कि सही रास्ता कौन सा है, कि आपको उस पढ़े लिखे बेवकूफ की माननी है या फिर कम पढ़े लिखे आदमी की माननी है। ठीक है ना? मैं टीचर रहा हूं स्कूल में, मैंने नौकरी छोड़ दी अपनी,
क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सरकारी तंत्र में जो है वो गुलाम ही है। तो मैंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी सरकारी, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा अपना मर्जी है तरह का पढ़ाने का। मैंने देखा उस सिस्टम के अंदर कि बनाया ही गया, सिस्टम ही हमारे बच्चों को नपुंसक और गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। आपका बच्चा सुबह से लेकर रात तक अगर पढ़ रहा है तो रट्टे मारने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना समाज में जा रहा है, ना समाज के दुख दर्द बांट रहा है, ना अपने दुख दर्द किसी से कह पा रहा है, ना समाज के अंदर अपनी सामाजिकता मजबूत, कुछ नहीं, उसको कोई नॉलेज नहीं है, केवल याद है, बस प्रश्नोत्तर याद है बस। तो इसलिए हम लोग ये निकले हैं कि हमारे समाज के इन लोगों को जगाया जाए, उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि आप लोग घरों से निकलिए, अपनी टीम को मजबूत कीजिए। एक आदमी रोज़ कम से कम 10 लोगों को अपने साथ जोड़े तो बात बन सकती है, कम से कम 10। भाई आप 100 लोगों से बात करते हो तो उसमें से 5, 7, 10 लोग आपके साथ आने को तैयार होंगे। और अगली बार जब आप मीटिंग करें तो हमारे पास किसी जगह पर भी करो तो वहाँ खड़े होने की जगह ना बचे, ऐसा अरेंजमेंट करें। अभी दिवाकर गया था हमारे वहाँ पर, मतलब पूरा लश्कर आता है जब हम बुलाते हैं तो वहाँ लोग जागने लगे हैं। उधर के लोग, लड़ाई वही लोग लड़ लेंगे, लेकिन उड़ीसा की भागीदारी कम से कम जिले वाइज तो हो, क्योंकि जब जिला वाइज लोग जाएंगे और जब इकट्ठे होंगे और पूरे देश से आवाज़ उठेगी तो हम उड़ीसा की संस्कृति को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि खाली हरियाणा की संस्कृति बचाने से बात नहीं बनेगी ना। इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ आपका जो खान पान और आपकी वेशभूषा और आपका जीवन का शैली है, जो यहाँ का जो आदिवासी एरिया है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। यही तो असली तो मतलब असली बीज तो यही है, असली पूंजी तो यही है समाज की और देश की। तो मैं इस उम्मीद में आप लोगों के बीच आया हूँ। हम लोग इस उम्मीद में आपसे बात करने आए हैं कि आप लोग एक दूसरे की ऊर्जा लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को और मजबूत करेंगे। और एक बड़ी चीज़ आपके पास आ गई है हथियार के तौर पर कि आप शिक्षा पे भी काम कर सकते हो। उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मृत्युंजय भाई से मिल जाएगा, या मैं बोल भी देता हूँ 9518170000। आप इनसे ले लीजिएगा, मृत्युंजय भाई से। आप मुझे एजुकेशन की ट्रेनिंग आप मेरे से ले सकते हैं। और अगर आपको किसी का कर्जे के ऊपर कर्ज मुक्त भारत अभियान पे चलना है